स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पूरे दुनिया में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सिंगल एजेंडा, एक सिंगल मुद्दा जो सबसे ज्यादा डिस्कशन में चल रहा है पूरे दुनिया के अंदर पिछले कुछ सालों से और आगे आने वाले वर्षों में भी चलेगा, तो वो डेफिनेटली है एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज। तो यहां पर क्या है कि बायोडायवर्सिटी एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव लाया गया था, एक्ट लाया गया था भारत सरकार के द्वारा 2002 में। लेकिन अब सरकार ने इसके अंदर बड़ा बदलाव किया है। ये आप देख सकते हो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास्ड इन लोकसभा, लेकिन इसको लेकर काफी विरोध भी हो रहा है। तो इसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है, स्पेशली आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या बदलाव हो रहा है, क्या सरकार इसके अंदर करने जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लाइव बैचेस में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा 3 लाइव बैच स्टार्ट किया गया है, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। कोई भी आपको ज्वाइन करना है 31 जुलाई तक आपके पास समय है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, इस बैचेस के अंदर आपको पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाता है, जो कि पूरे जर्नी के दौरान आपके साथ रहते हैं। टेस्ट सीरीज होता है, ताकि कुछ भी और आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस बैच के अलावा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, लोकसभा ने रिसेंटली एक बिल पास किया, और ये बिल क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल। मतलब कि जो एक्ट आया था 2002 में, उसके अंदर सरकार ने चेंजेस किया है। क्यों चेंजेस किया है? सरकार का यह कहना है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा, इंडस्ट्रीज के द्वारा और बहुत सारे बाकी के स्टेक होल्डर्स के द्वारा शिकायत की जा रही थी 2002 के एक्ट में। और उसी के अंदर सुधार करने के लिए यहां पर बोला जा रहा है कि 20 साल पुराना ये जो एक्ट है उसके अंदर हम बदलाव कर रहे हैं, ताकि देश की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और जो सस्टेनेबल यूज है बायोडाइवर्सिटी का, वो सही तरीके से हो सके। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि सरकार का पर्सपेक्टिव है, सरकार का कहना है कि वो सही तरीके से हो, इसलिए हम सुधार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्टिविस्ट हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका कहना है कि नहीं, सरकार जो कर रही है वो गलत है। खैर, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या की जा रही हैं इस एक्ट के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहला बोला जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसका मेन एम है ताकि जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे आयुर्वेद हो गया, उसको और ज्यादा एनकरेज किया जा सके। अब आयुर्वेद आपको पता है कि नेचुरल चीजों से यहां पर ली जाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फॉरेस्ट हो गया, जो नेचुरल टी हो गए, लीव्स हो गए, उन सब से प्राप्त करना है। तो उसलिए इसके अंदर सुधार किया जा रहा है ताकि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। फिर दूसरा, सरकार का कहना है कि हम चाहते हैं कि और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, ताकि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं देश के अंदर, उसको प्रिजर्व किया जा सके और उसका सही तरीके से कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो। देखो, सरकार एक्ट के अंदर बदलाव इसलिए कर रही है ताकि और ज्यादा इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ये और ज्यादा रैम्पेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हमारे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। खैर, जो भी है, यहां पर ये हो गया। फिर जो तीसरी चीज है उसमें सरकार ये कह रही है कि हम प्रोसेस को सिंपल करना चाहते हैं। अगर कोई भी कंपनी है, अगर सही तरीके से उसका यूटिलाइज करना चाहती है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, तो उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ताकि हर कोई उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो चलो इसको थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, और सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ये बायोडायवर्सिटी लॉ है क्या, और भारत को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, भारत ये लॉ क्यों बनाया 2002 में। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सिंपल अर्थ ये होता है ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ फॉर्म। मतलब कि जितने भी लाइफ फॉर्म होते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, जहां पर भी लाइफ होती है ना, वो सब कुछ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इंक्लूड होता है। फिर उसके साथ साथ उसका जो पूरा एनवायरनमेंट होता है, वाटर वगैरह आसपास जो पूरा इकोसिस्टम होता है, उन सभी चीजों को हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। फिर उसका जो जीन पूल हो गया, ये जितने भी एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो पूरा जीन पूल्स है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब 2002 का जो एक्ट आया था भारत के अंदर, वो इसीलिए आया क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर एक मुहिम चल रही थी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को बचाने की। जो एनवायरनमेंट है, बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं,
उसको हम बचा सकें, क्योंकि जिस प्रकार से ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज खतरे में आ गए थे, तो उसको हमें प्रिजर्व करना था। इसी की वजह से ये 2002 का एक्ट भारत सरकार लेकर आई थी। और क्यों लेकर आई थी मैं आपको बताता हूं। 1994 में आपको याद होगा कि भारत और बहुत सारे देशों ने मिलकर यहां पर एग्री किए थे सीबीडी को लेकर, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बनाया गया था ताकि हम अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को बचा सकें। इसी की वजह से ये हर एक देश के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के जो एक्ट है, जो कानून है, वो देखने को मिलेंगे। तो भारत ने अपनी तरफ से ये एक्ट लाया था 2002 का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो सीबीडी हुआ था ना 1994 में, इसका 3 एम क्या था, उसका 3 मेन एम क्या था, ये आप देख सकते हो। सबसे पहला एम था कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, गलत तरीके से यूज हो रहा है, उसको पूरी तरह से रोका जाए। फिर दूसरा था कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसका सस्टेनेबल यूज हो, जैसे कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो गई, अगर उसमें उसका इस्तेमाल हो सकता है, लोगों की जीवन बच सकते हैं, तो उसमें उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो। फिर यहां पर जिस कम्युनिटीज में आप जाकर ये ले रहे हो, जैसे कि आपने देखा होगा भारत में भी कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं जंगल के अंदर, आसपास के फॉरेस्ट एरियाज में, तो उनको उसके बारे में काफी कुछ पता है। तो जब आप अंदर जाकर जंगल में उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो, तो उसका कुछ फायदा उन लोगों को भी तो होना चाहिए। तो इसका 3 एम यही था कि यहां पर तीसरा एम यह था कि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसी के हिसाब से ये सीबीडी लाया गया था 1994 में। और इसी को ध्यान में रखते हुए, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे 2002 में, तब उन्होंने ये वाला जो एक्ट है वो लेकर आए थे। अब इस एक्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अथॉरिटी, मतलब कि इसको रेगुलेट कौन करेगा कि ये एक्ट सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाया गया, ताकि जितना भी उसका देखभाल है इस एक्ट का, सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें इसी अथॉरिटी के द्वारा देखी जाती हैं। और उसका मेन पर्पस यही है कि साइंटिफिक रिसर्च एंड कमर्शियल यूज, मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसका सही साइंटिफिक रिसर्च हो, क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं हो पाएगा तब तक हम उसका कोई फायदा नहीं ले सकते। तो रिसर्च होना और साथ ही साथ फिर उसको कमर्शियल यूज में लेकर आना विदाउट डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कमर्शियल यूज में कि आप बस लेते जा रहे हो उसके प्रॉपर्टीज को, आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, और उसको नष्ट करते जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन यह है कि जब इसको 2002 में लाया गया, तो अब प्रॉब्लम क्या हुई जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट सरकार कर रही है। देखो, इतने सालों से क्या हुआ है कि बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि जो लोग इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री हो गई, इसके अलावा जो रिसर्च कम्युनिटी हो गई, उन्होंने कई सारे प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट किया है। उन्होंने कहा है कि 20 साल पहले ये जो एक्ट आया था, 2002 का एक्ट आया था, ये एक्ट एक प्रकार से उनको रेस्ट्रिक्ट करता है उनके एक्टिविटीज के लिए। मान लो कोई रिसर्चर है, ठीक है, वो किसी जंगल में जाकर कुछ रिसर्च करना चाहता है उस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर, तो उस रिसर्चर्स का ये कहना है कि देखिए, हम वहां पर जाने के लिए चाहते तो हैं, लेकिन सरकार मना कर देती है। ये जो एक्ट है 2002 का, वो इतना स्ट्रिंजेंट है, वो इतना ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी स्टेक होल्डर्स का ये कहना है कि हमें इसका फ़ायदा उठाने में मुश्किल हो रहा है, तो आप इसको मॉडिफाई करिए। और इसी की वजह से, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मॉडिफिकेशन में इसलिए भी कहा जा रहा था क्योंकि 2010 में एक नगोया प्रोटोकॉल आया था जापान का। ठीक है, ये नगोया प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जो बायोलॉजिकल रिच कंट्रीज है ना, उनको अपने रिसोर्सेज को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये सारे जो शेयरिंग बेनिफिट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी होना चाहिए, डोमेस्टिक लेवल पर भी होना चाहिए। और क्योंकि भारत के अंदर भी सरकार, आप देख ही रहे होगे, यहां पर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेद वगैरह, उसको ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो अगर उसको हमें बढ़ावा देना है तो हमें चीजों को सरल करना होगा। लेकिन 2002 का एक्ट जो है वो उनके लिए मुश्किल खड़ा कर देता है, और यही कारण है जिसकी वजह से इनकी मांग थी कि इसके अंदर हमें बदलाव चाहिए। अब क्वेश्चन यह है कि बदलाव क्या बदलाव किया जा रहा है इस एक्ट के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये जो अभी बिल पास किया गया है लोकसभा के अंदर, आगे चलकर ये राज्यसभा पास होगा, फिर राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर होगा उसके ऊपर। इसमें बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो कंसर्न्स हैं प्रैक्टिशनर्स के, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स हैं, सीड सेक्टर हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, उन सब के जो कंसर्न्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए चेंजेस किए गए हैं। यहां पर कुछ चेंजेस ऐसे किए गए हैं, जैसे कि कुछ लोग जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को फॉलो करना चाहते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, उसके जो प्रैक्टिशनर्स हैं,
उनके लिए जो पेमेंट है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। जी हां, यहां पर सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, वो जो भी एक्सेस लेना चाहते हैं इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, फॉरेस्ट वगैरह में जाकर उनका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उनको कुछ पहले पेमेंट करना होता था, हैवी पेमेंट, तो वो अब पेमेंट नहीं करना होगा, ऐसा यहां पर सबसे पहला बताया जा रहा है। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज है, क्या होता था कि अगर भारत की कोई कंपनी है तो उनके लिए एक्सेस इजी हो जाता था, लेकिन जो फॉरेन की कंपनी है उनके लिए एक्सेस मुश्किल हो जाता था, तो जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता था इसको यूटिलाइज करने में। तो अब क्या है कि अगर कोई भी कंपनी है, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, अगर उन्होंने कोई स्टेक होल्डर हो डोमेस्टिक कंपनी में, सभी कंपनी को इंडियन कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। मतलब कि सिंपल है कि यहां पर जो फॉरेन कंपनी हैं उनके लिए भी रास्ता ओपन कर दिया गया है, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं ताकि वो भारत के अंदर जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उसका ज्यादा से ज्यादा वो इस्तेमाल कर सके। फिर इसके अलावा बताया जा रहा है कि चेंजेस ऐसा भी हुआ है कि कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे जिसके लिए बहुत सारे अप्रूवल लेने होते थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, तो वो सारे जो अप्रूवल प्रोसेस हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के जो साइंटिफिक रिसर्च में जाता है, उन सब प्रोविजंस को आसान कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है, जो भी स्ट्रिंजेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी उसको हटा दिया गया है। फिर एक और जो बड़ी चीज की गई है उसमें यह है कि कई सारी चीजें ऐसी थी जहां पर अगर आप गलत काम कर रहे हो, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको हेफ्टी फाइन देना होता था, तो वो जो पेनल्टी है वो भी हटाया गया है। तो अब देखिए यहां पर चेंजेस तो किए गए, सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि हम ये सारी चीजें बहुत सारे जो फायदे हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के वो उठाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। देखो अब यहां पर जैसे आप देखोगे तो सरकार ने कई सारे पेनल्टीज वगैरह कम कर दिए हैं, हटा दिए हैं। फिर सरकार ने कुछ चीजों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, मतलब कि यहां पर अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो पहले वो क्रिमिनल ऑफेंस होता था, उसको जेल जाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, उसको डीक्रिमिनलाइज करके पेनल्टी लगा दिया है कि आपको सिर्फ पेनल्टी पे करना है और आप बच सकते हो। तो क्रिटिसिज्म यहां पर यही हो रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने बदलाव किया उसकी वजह से रैम्पेंट कमर्शियलाइजेशन होगा, मतलब बड़े स्तर पर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, फॉरेस्ट का नुकसान होगा, फॉरेस्ट खत्म होते जाएंगे। और साथ ही साथ यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो हमने सोचा था कि इसका फायदा लोकल कम्युनिटीज को होना चाहिए, वहां पर जो रह रही है कम्युनिटी उसको होना चाहिए, लेकिन उल्टा उनको नुकसान होने वाला है इसकी वजह से। ये जो नया बिल है वो बेसिकली कई सारे जो कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट है उसको सिंप्लीफाई करता है, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करता है, लेकिन यहां पर जो एक्चुअल लोगों के लिए करना चाहिए था, एनवायरनमेंट के लिए करना चाहिए था, ये प्रोविजन लाया ही इसीलिए गया था ताकि इसको स्ट्रिंजेंट बनाया जा सके, मुश्किल किया जा सके, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन सरकार अब इसको ढीला छोड़ रही है, इसको आसान कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। आपका क्या सोचना है इसको लेकर, क्या मानना है, या बता सकते हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो था, और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि देश के अंदर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वो कौन सा है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी बैच लेना हो 31 जुलाई तक आपके पास समय है, एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।